ठंड में बड़ा मायका वर्सेस छोटा ससुराल। सर्दी का मौसम, चारों तरफ धुंध और उस धुंध में छिपा एक ऐसा मोड़ जो राधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। राधा के पापा बाइक चला रहे होते हैं, माँ पीछे बैठी होती है, दोनों ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं। सुनिए जी, धीरे चलाइए, इतनी धुंध है कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे चिंता मत करो, बस 5 मिनट और, राधा के लिए मिठाई लेनी है दुकान से। अचानक सामने से हेडलाइट की तेज रोशनी दिखती है। एक ट्रक जोर से हॉर्न मारता है। देखिए ट्रक। तेज ब्रेक की आवाज आती है, टायर सड़क पर रगड़ खाते हैं। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। राधा बाहर बेंच पर बैठी होती है, कांपती हुई, कंबल में सिमटी होती है। हमें अफसोस है, दोनों नहीं बचे। राधा की आंखें फटी रह जाती हैं। वो कुछ नहीं कहती। हवा में ठंड के साथ सन्नाटा फैल जाता है। 3 मामा एक साथ बैठे होते हैं और राधा एक कोने में बैठी मां की फोटो देख रही होती है। अब ये बच्ची हमारे साथ रहेगी, आखिर खून का रिश्ता है। ठीक है, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? खाना पीना, स्कूल, ये सब आसान नहीं है। अरे साझा घर है, सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी इसे हमारे साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रख दो। ठीक है, पर काम तो करना ही पड़ेगा। घर में इतने लोग हैं, कोई मुफ्त में नहीं पलता। जी मामी। वो माँ की तस्वीर को कंबल में लपेटकर अपने सीने से लगाती है। कुछ समय बीत जाता है और राधा बड़ी हो जाती है और उस पर काम का भार भी उतना ही बड़ा होता है। एक दिन सुबह धुंध इतनी घनी होती है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। आंगन में बड़ी बड़ी बाल्टियां रखी होती हैं जिनमें बर्फ जैसा ठंडा पानी होता है। राधा के हाथों से भाप उठ रही होती है, लेकिन वो लगातार कपड़े रगड़ रही थी। वसुधा नीचे आती है, उसके हाथ में और बड़ा कपड़ों का ढेर होता है। राधा, ये कपड़े भी धो ले, ऊपर वाले कमरे से लाए हैं। जी मामी। वो ठंड से कांपते हुए कपड़े बाल्टी में डाल देती है। थोड़ी देर में दूसरी मामी नीचे आती है। सुनिए, बच्चों की स्वेटर और स्कूल ड्रेस भी धो देना। ध्यान रहे, गर्म पानी नहीं मिलेगा, इसी से काम चलाना होगा। ठीक है मामी। उसके होठ नीले पड़ चुके होते हैं, लेकिन वो कपड़ों को रगड़ती जाती है। फिर तीसरी मामी आती है। तो अभी तक यही है? ऊपर की चादरें कौन धोएगा? जा जल्दी कर, दोपहर तक सब सूख जाने चाहिए। वो सांस छोड़ती है और बर्फ जैसे पानी में फिर हाथ डाल देती है। काश माँ होती तो शायद इतना ठंडा पानी मुझे न छूने देती। शाम का समय होता है। रसोई में ढेर सारे बर्तन रखे होते हैं। सब खाना खा चुके होते हैं। वसुधा रसोई से निकलती है, पेट भरकर डकार लेती। राधा, सबने खा लिया, अब जा बर्तन धो ले। ध्यान रखिए, सब चमकने चाहिए, कल मेहमान आने वाले हैं। राधा बर्तन के ढेर के सामने खड़ी होती है। टंकी चलाते ही हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। वो एक बर्तन में पानी डालती है और उसकी हल्की चिल्ली निकल जाती है। इतना ठंडा पानी है, गर्म पानी भी तो दे सकते थे, लेकिन कोई देगा ही नहीं। वो बर्तन रगड़ती है, तभी पीछे से दूसरी मामी बोलती है। अरे स्नेहा, जल्दी कर, बर्तन धोकर स्टोव भी साफ करना है। जी मामी। बर्तन धोते हुए उसके हाथों की त्वचा छिल जाती है। खून की हल्की लकीर भी दिखाई देती है। वो दर्द से तड़पती रहती है, मगर रुकती नहीं और न कुछ कहती है। क्या हुआ, रो क्यों रही है? काम में मन नहीं है क्या? नहीं मामी, बस ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो काम कर, पसीना निकलेगा तो गर्मी आ जाएगी। वो सिर हिलाती है और कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन राधा ऊनी शॉल ओढ़े कांपती हुई आंगन में रखे लोहे की रॉड पर पानी गर्म कर रही होती है। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके होते हैं। बाल्टी में ठंडा पानी भरा होता है। हे भगवान, इतनी ठंड में ये पानी भी हाथ नहीं लग रहा। वो कांपते हुए बाल्टी में रॉड पर रखती है। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है। राधा, जल्दी कर, पानी गर्म हुआ कि नहीं सबके नहाने का? जी मामी, बस 2 मिनट। अचानक रॉड का तार ढीला होकर पानी में गिर जाता है और राधा के हाथ में बिजली का झटका लग जाता है। माँ। वो जोर से चीखती है और पीछे की ओर गिर पड़ती है। बाल्टी का गर्म पानी चारों ओर फैल जाता है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। सब दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? लगता है करंट लग गया है इसे। ओहो, तो यही बात है, मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे करंट ही तो लगा है, कुछ नहीं होता। अरे चल उठ, इतनी ठंड में जमीन पर क्यों पड़ी है? हाथ पर थोड़ा झटका लगा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राधा के हाथ से धुआं निकल रहा होता है। वो दर्द से कांप रही होती है। मामा, बहुत जलन हो रही है, डॉक्टर को दिखा दो। अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, शाम तक ठीक हो जाएगी। राधा अपने कमरे में कोने में बैठी होती है। उसके हाथ पर लाल छाले होते हैं। मामा आते हैं और टेबल पर एक छोटी सी ट्यूब रख देता है। ले, ये लगा ले और सुन, खाना बनाना शुरू कर।
अभी तक सब भूखे बैठे हैं। पर मामा हाथ बहुत जल रहा है। ड्रामा मत कर राधा, औरतें ऐसे काम करती हैं, हाथ जल जाए तो क्या काम बंद कर दे। राधा अपने जले हुए हाथ पर धीरे से ट्यूब लगाती है। दर्द से आंखें भर आती हैं। फिर भी वो उठकर रसोई में जाती है और अगले दिन कमरे में हीटर चल रहा होता है। सोफे पर तीनों मामी रजाई में लिपटी बैठी होती। बच्चे सोफे और फर्श पर कंबल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। राधा, राधा तीसरी मंजिल से नीचे उतरती है। सिर पर शॉल लपेटे, नाक लाल, चेहरा थका होता है। जी मामी, क्या हुआ? क्या हुआ? दूध खत्म हो गया है, जा जल्दी से मार्केट से लेकर आ। बच्चों को दूध पीना है और हमें भी चाय पीनी है। मामी, मुझे बहुत तेज खांसी और जुकाम है। बाहर बहुत ठंड है, अगर मैं जाऊंगी तो हालत और बिगड़ जाएगी। घर में इतने लोग हैं, किसी को भी भेज दीजिए ना। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगी कि किसे भेजे? तू क्या रानी है? हम तीनों मिलकर तुझे जैसे तैसे पाल रहे हैं और तू हमें जवाब दे रही है। पूरा दिन कुछ नहीं करती और अब बहाने बना रही है। काम से भागना इस लड़की की पुरानी आदत है। मामी, मैं कब काम से भागी हूँ? सारे काम तो करती हूँ, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। कम से कम हमारे पैसों का ही एहसान रख ले। बचपन से पाल पोस कर इतनी बड़ी कर दी तुझे और तू अब हमें ही आंखें दिखा रही है। राधा नजरें झुका लेती है। और सुन, कोई बच्चा नहीं जाएगा। अगर उन्हें ठंड लग गई तो तू पैसे देगी क्या? जाकर दूध लेकर आ। राधा बिना कुछ बोले कांपती हुई अपनी शॉल कसकर ओढ़ती है और बाहर निकल जाती है। बाहर ठंडी हवा और धुंध फैली होती है। राधा सड़क पर चल रही होती है। कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, ना कि मेरी तबीयत की परवाह की, ना मेरे दर्द की। बस काम, काम और काम। मेरे घर में तो एक मेरा कजन भाई था, वही मुझे समझता था, लेकिन उसे आए भी कितने साल बीत गए, शायद अब उसे भी मेरी याद नहीं आती है। अगले दिन धुंध में से एक कार आती है और घर के सामने रुक जाती है। छोटी बुआ और उनका बेटा राघव आए होते हैं। अरे राघव बेटा, तू भी आया है? चल चल अंदर आ। हाँ मामी, बहुत दिन बाद घर आया हूँ, सोचा राधा से भी मिल लूं। ड्राइंग रूम में राधा फर्श पर बैठी सबके लिए सब्जी काट रही होती है और राघव को देखकर खुश हो जाती है। भैया। वो सब्जी छोड़कर दौड़ती है और राघव के सामने आकर रुक जाती है। उसकी आंखों में चमक और खुशी दिख रही होती है। अरे बहन, कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ, तू तो बिल्कुल बदल गई है। आप कितने दिनों बाद आए हो भैया, इतनी खुशी हो रही है। बचपन में जैसे हम हर सर्दी साथ बिताते थे, याद है? हाँ याद है, लेकिन पढ़ाई में इतना बिजी था ना कि आने का टाइम ही नहीं मिला। पर अब लगा कि तेरी याद बहुत आ रही थी। दोनों छत पर चले जाते हैं। हल्की धूप होती है। दोनों के हाथ में चाय के कप होते हैं। तो बता बहन, तू सही तो है? तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना मुझसे? भैया क्या बताऊं, ये लोग जब देखो मुझसे काम ही करवाते रहते हैं। इतनी ठंड में भी दिन भर झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना सब मैं करती हूँ। घर में 10 से 15 लोग हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। मुझे पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे ये लोग। इतने सालों से तू उनके साथ है, पता नहीं उन्होंने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया होगा। भैया आपने ठीक कहा, पर अब तो आदत हो गई है। इतने साल पाल लिया है इन्होंने, अब क्या की शिकायत करूं इनकी? आप ही तो हैं जो मुझे समझते हैं, वरना इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। बहन, अगर तू कहे तो मेरे साथ चल। अब मैं जॉब करने लगा हूँ, अपना छोटा सा घर है, वहाँ रहना चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। नहीं भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, और वैसे भी यहाँ के लोग जैसे भी हैं, अब यही मेरी दुनिया है। तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने लिए कब सोचेगी राधा? कोई बात नहीं भैया, 2-4 साल में शादी हो जाएगी, आगे जाकर देखेंगे क्या होता है, जैसी किस्मत में लिखा है। बहन, जब माई का ही इतना बेकार निकला तो शादी के बाद क्या ही उम्मीद रखें? वहां भी तो औरतें बस परेशान रहती हैं और यहाँ तो दर्जन भर लोग हैं। भगवान जो लिखेगा वही होगा भैया, अब जो भी आएगा हिम्मत से झेल लूंगी। यही तो है मेरी बहादुर बहन, हर मुश्किल से लड़ने को तैयार। अरे भैया, आप तो अब शायर बन गए। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही होती है और बाहर हल्की धुंध होती है। अंदर बच्चे खेलने कूदने में लगे होते हैं। कुछ टीवी देख रहे होते हैं, कुछ खिलौने फैला रहे होते हैं। बीच में राधा झाड़ू लगा रही होती है। तभी एक छोटा लड़का पानी की बोतल फर्श पर गिरा देता है। अरे ध्यान से, गिर जाएगा तो फर्श पर फिसल जाओगे। तू मुझे सिखाएगी क्या? तू तो नौकरानी है। वो बोतल को जमीन पर फेंक देता है और राधा झुककर उसे उठाने लगती है। तभी दूसरा लड़का पीछे से आकर उसके सिर पर हल्का सा धक्का मार देता है।
जल्दी कर, मेरे जूते भी साफ कर दे, कल स्कूल जाना है। थोड़ी देर में कर दूंगी, पहले ये काम खत्म कर लो। अरे जब बोला है तो अभी कर, तू हमारे घर में रहती है, तेरा काम है सब करना। राधा का चेहरा झुक जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सारी 5 बहनें बैठी होती हैं। मेकअप का डिब्बा खुला होता है। राधा कमरे में कपड़े तय करने लाती है और देखकर मुस्कुराती है। दीदी, मुझे भी थोड़ा मेकअप करना है, बस हल्का सा लिपस्टिक लगाऊं। सारी बहनें एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़ती हैं। ओहो, अब तुझे मेकअप का भी शौक हो गया। हमारी मम्मी पापा तेरा खर्चा उठा रहे हैं, तेरी शादी का खर्चा भी वही उठाएंगे, और अब तो लिपस्टिक लगाने लगी है। मैं तो बस देख रही थी कि आप लोगों पर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा या नहीं तुझसे मतलब नहीं है, तेरा काम है झाड़ू पोंछा, ना कि मेकअप। राधा चुपचाप मुस्कुराकर नीचे देखने लगती है और कपड़े उठाकर चली जाती है। अगले दिन घर बाहर के आंगन में चारों भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं। राधा उनके पास आती है। मैं भी खेलूं क्या? बस एक बॉल फेंक दो। तेरे बस का कुछ नहीं है। तू बॉल फेंकेगी तो हमारी गेम का हाल खराब कर देगी। अरे छोड़ो इसे, ये तो बस काम करने के लिए है, खेलने के लिए थोड़े ना है। राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। 3 औरतें घर के बाहर खड़ी होकर राधा के घर की तरफ देख रही होती है। राधा तेजी से झाड़ू पोछा कर रही होती है। अरे देखो, बेचारी राधा को पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, और ये तीनों मामी बस कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इन्होंने राधा पर बहुत अत्याचार कर रखे हैं। इतने पैसे तो खर्च भी नहीं किए होंगे इस पर जितना काम करवाती हैं। 3 मंजिल का घर है और सारी साफ सफाई, खाना, कपड़े, बच्चों की देखभाल सब वही करती है। मुझे तो बहुत दया आती है उस पर। इतनी सी उम्र में इतना काम, ऊपर से कोई उसकी कदर भी नहीं करता, बस डांटते रहते हैं। भगवान करे जल्दी इस बेचारे की शादी हो जाए किसी अच्छे घर में, ताकि चैन मिले इसे। रात का समय होता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। राधा अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में अपनी मम्मी पापा की फोटो होती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मम्मी पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे ना पापा। आपको याद है जब मुझे जरा सा बुखार होता था तो आप भागकर मेरे लिए दवा ले आते थे, और यहाँ कोई मेरी परवाह नहीं करता, बस काम करवाते हैं, डांटते हैं। मम्मी, आपने कहा था हर घर अपना होता है, लेकिन मुझे तो ये घर कभी अपना लगा ही नहीं। राधा फोटो को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू उसके गालों से बहते हुए फोटो पर गिरते रहते हैं। काश आप दोनों होते। राधा कमरे के कोने में अकेली रोती रहती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर के ड्राइंग रूम में मामी ने नई चादर बिछाई होती है और सब कुछ साफ होता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे आ जाइए बहन जी, आ जाइए। नमस्ते बहन जी, ये मेरे पति और ये हमारे बेटे मुकुल और आयुष। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। चारों लोग बैठ जाते हैं। मामी चाय पानी परोस देती है, लेकिन उनकी आंखें बार बार राघव को निहारती रहती हैं। बहन जी, हमने आपकी राधा के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी है ना। अरे बहन जी, क्या कहूँ, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है। हमारी राधा तो जैसे सोने की है। बहुत अच्छा। वैसे हम लोग तो बस 4 ही हैं, मेरे पति और 2 बेटे। अरे बस 4 ही लोग? बहुत अच्छा है। आजकल बड़े घर में काम का बोझ बहुत होता है, छोटा परिवार तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ देर के बाद सब लोग चले जाते हैं। मामा और मामी अकेले में बात करते हैं। सुनो, तुमने देखा वो लोग बहुत सीधे साधे हैं, पर राधा से बड़ी तो तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना, पहले उनका रिश्ता कर देते हैं। अरे रहने तो, मैं अपनी बेटियों की शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ उन्हें कोई काम ना करना पड़े। ये घर तो 4 लोगों का है, सारा काम राधा को ही करना पड़ेगा और मुझे तो बस वही चाहिए। लेकिन राधा अभी छोटी है, उसने तो कभी खुद से कुछ कहा भी नहीं। उससे पूछने की जरूरत ही क्या है। हम जो कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं। कल को शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मामा चुप हो जाते हैं। राधा बाहर से सब सुन लेती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों दिखते हैं। राधा का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। दरवाजे पर राधा सिर झुकाई खड़ी होती है। घर फूलों से सजा होता है। सास मुस्कुरा रही होती है। आओ बेटा, घर में गृह प्रवेश करो, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। राधा धीरे से कदम रखती है, थाली में पैर डुबोती है और अंदर आती है। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है। अरे अब तो हमारी गैंग में नई भाभी आ गई है। अब घर में 2 लड़कियां हो गई हैं, मजा आ जाएगा। चुप भी कर, आते ही अपनी भाभी से मजाक करना शुरू कर दिया।
राधा हल्की सी मुस्कान देती है। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखता है। अगले दिन सुबह का ठंडा मौसम, बाहर कोहरा फैला होता है। राधा आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बाहर आती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो इतनी ठंड में? बाबूजी, बस आंगन साफ कर रही थी। ठंड बहुत है तो जल्दी खत्म करना चाहती थी। बेटा, ठंड में ऐसे झाड़ू लगाते हैं क्या? हाँ, पहले हाथों में दस्ताने पहनो और अंदर जाकर थोड़ी देर आग सेको। काम तो बाद में भी हो जाएगा। ये देखो, बर्फ जैसे हो गए हैं तेरे हाथ। अंदर जा बेटा, मैं अभी चाय बनवाता हूँ। राधा की आंखें भर आती हैं और उसे याद आता है मायके में जब वो ठंड में भी काम करती थी और किसी ने कभी परवाह नहीं की थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। अगले दिन रसोई में राधा सबके लिए खाना बना रही होती है। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। सास अंदर आती है और देखती है कि राधा खांस रही होती है। अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? इतनी ठंड में गीले हाथों से बर्तन धो रही है। मम्मी जी, बस थोड़े से बर्तन बचे हैं, साफ करके चूल्हे पर चाय रख दूं। नहीं बेटा, अब बस जा कमरे में जा और कंबल ओढ़ ले, मैं खुद बना दूंगी चाय। पर मम्मी जी, अरे तू अब हमारी बेटी जैसी है, माँ की जगह बेटी काम करे तो अच्छा लगता है क्या? सास उसे कमरे तक ले जाती है, कंबल उड़ाती है और गुनगुना दूध लाकर देती है। पी ले बेटा, इससे गला भी ठीक रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। राधा की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, पर इस बार दर्द के नहीं, अपनापन के होते हैं। अगले दिन शाम का समय होता है। घर के आंगन में अंगीठी जल रही होती है। सब लोग उसके चारों ओर बैठे होते हैं। राधा रजाई ओढ़े बैठी होती है और हाथ सेक रही होती है। भाभी, आप तो लग रही हैं जैसे ठंड में मिशन पर निकली कोई हिमालय की रानी हो। बस करो ना देवर जी। ये लीजिए, आपके लिए खास अदरक वाली चाय। मम्मी बोली थी कि भाभी को जुकाम है। तुम भी ना कितना ख्याल रखते हो सब लोग मेरा। अरे, अब घर में भाभी भी तो हमारी टीम की मेंबर हैं। अगर आप बीमार पड़ी तो हम सबकी शाम सूनी हो जाएगी। सब हंसने लगते हैं। रात का समय होता है, बाहर कोहरा होता है। राधा कमरे में बैठी होती है। मुकुल एक कंबल लेकर आता है। अभी तक सोई नहीं? इतनी ठंड में बैठी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा परिवार दिया है। पहले ठंड में कोई पूछता भी नहीं था और अब सब मुझसे पूछते हैं कि ठंड लगी या नहीं। क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, अब हम सब तुम्हारा परिवार है। ये कंबल उसके कंधे पर डाल देता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं। वैसे अगर ठंड फिर भी लगे तो हीटर चालू कर दूं या तो मैं अपनी जैकेट दे दूं? हीटर की जरूरत नहीं, आपका साथ ही काफी है। अगले दिन राधा बिस्तर पर लेटी होती है। उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा होता है। उसके चेहरे पर कमजोरी और बुखार दिख रहा होता है। अजी सुनते हैं, राधा को तो बहुत तेज बुखार है, जरा डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ, मैं अभी शर्मा डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे, मैं वर्मा अंकल को बुला लाता हूँ, वो भी अच्छे डॉक्टर हैं। नहीं, मैं अपने ऑफिस वाले डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, वो बहुत भरोसेमंद है। थोड़ी देर में घर में 3 डॉक्टर एक साथ आ जाते हैं। सब लोग राधा के कमरे के आसपास खड़े होते हैं। कोई पानी दे रहा होता है, कोई दवाई का डिब्बा पकड़ा रहा होता है। सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? इन्हें बस हल्का सा वायरल बुखार है। जी हाँ, कुछ दवाइयां दे दीजिए, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मामूली सी बात है। तीनों डॉक्टर चले जाते हैं। राधा धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अरे, आप लोगों ने तो इतने सारे डॉक्टर बुला लिए, मुझे तो बस हल्का सा बुखार था। बेटा, जब तू बीमार होती है ना तो पूरा घर जैसे मुरझा जाता है। हाँ भाई, अब इस घर की लक्ष्मी बीमार होगी तो घर कैसे चमकेगा? भाभी, आप जल्दी ठीक हो जाइए, नहीं तो हमारे लिए गर्मा गर्म चाय कौन बनाएगा? अगली बार अगर तबीयत खराब लगे तो पहले बताना, काम छोड़ देना, तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। राधा सबकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो धीरे से मुस्कुरा देती है। भगवान, क्या यही वो जगह है जहाँ मुझे सच्चा परिवार मिला है, जहाँ मेरी चिंता सबको है? अगली सुबह बाहर बहुत ठंड होती है। सड़क पर धुंध छाई होती है। राधा शॉल ओढ़कर रसोई से निकलती है। हाथ में थैला होता है। अरे बहू, ये कहाँ जा रही है इतनी ठंड में? मम्मी जी, सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से लेने जा रही थी। बेटा, तू यहीं बैठ, इतनी ठंड में बाहर जाएगी तो बुखार और बढ़ जाएगा। अरे आयुष बेटा। देवर अपने कमरे से जैकेट और मफलर पहने बाहर आता है। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा जा, जरा सब्जी ले आ, भाभी को ठंड लग जाएगी। अरे भाभी, आप आराम करो, मैं अभी ले आता हूँ। आप बस बताओ क्या क्या चाहिए। ठीक है, पर आलू टमाटर और गोभी लेना मत भूलना। अरे ऑर्डर नोट कर लिया भाभी जी। देवर बाइक लेकर चला जाता है। सास राधा को अपने पास बिठा लेती है। बेटा, अब तो हमारी बेटी जैसी है, बेटी को कौन ठंड में बाहर भेजता है?
कितना बड़ा फर्क है। वहां ठंड में मैं कांपती थी, किसी ने कभी पूछा ही नहीं, और यहाँ ठंड में सब मुझे संभाल लेते हैं जैसे मैं इस घर की जान हूँ। अगले दिन सुबह का समय होता है। सास सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही होती है, राधा रसोई में चाय बना रही होती है। सास आवाज लगाती है, राधा बेटा जरा इधर आना। जी मम्मी जी आ रही हूँ। बेटा आज बहुत दिनों बाद सोचा कि तेरे मायके चलते हैं। जब से तेरी शादी हुई है तू अपने घर नहीं गई मिलने। अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं कभी और चली जाऊंगी, अभी तो यहीं ठीक हूँ। नहीं बेटा आज हम सब चलते हैं ना, शाम तक लौट आएंगे, वहां जाकर थोड़ा समय बिताना भी अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी मैं तैयार हो जाती हूँ। सारे घर वाले तैयार होकर लेने जाते हैं और कार में बैठकर सब एक साथ मायके पहुंचते हैं। दरवाजा मामी खोलती है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान होती है। अरे आप सब लोग बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? हाँ जी, राधा को मायके वाले से मिले बहुत दिन हो गए थे तो सोचा आज मिला लाए। हाँ हाँ आइए बैठिए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। राधा उठकर बोलती है, मम्मी जी मैं मामी से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा जा मिल ले। राधा रसोई की ओर जाती है। मामी पहले से ही रसोई में सब्जी काट रही होती है। जैसे ही राधा अंदर जाती है मामी का चेहरा कठोर हो जाता है। वो राधा का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। क्यों री, तू तो बोल नहीं सकती थी कि आज तेरी ससुराल वाले आ रहे हैं, सब अचानक चले आए और तू खुद भी आ गई। मम्मी जी ने अचानक कहा था, मैं मना नहीं कर पाई। इतने में सास किसी काम से रसोई की तरफ आ रही होती है और दरवाजे के पास पहुंचते ही ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर गहरा दुख आ जाता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वापस जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सास चुप रहती है। घर पहुंचकर जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं तब सास मुकुल को रोक लेती है। बेटा मुकुल आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा मुझे लगता है राधा अपने मायके में बहुत दुखी रही है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी माँ में उसका हाथ मोड़कर डांट रही थी और कह रही थी तू बता नहीं सकती थी, सारा काम हमसे करवा दिया। क्या आप सच कह रही हैं मम्मी? मुझे बताती तो मैं अभी वहां जाकर बात करता। नहीं बेटा हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो हमारे घर की बेटी है, उसका हर सुख दुख अब हमारा है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है मम्मी, वैसे भी कल राधा का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ हम उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएं और उसे सरप्राइज दें। अरे वाह तूने तो बहुत अच्छा सोचा बेटा, मैं कल उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी। हाँ मम्मी, घर पर ही एक छोटी सी पार्टी करेंगे, बस हम सब मिलकर। राधा को हम सबकी केयर और प्यार देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा यही तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और कभी उसे महसूस न हो कि वो अकेली है। अगली सुबह राधा जल्दी उठकर पूजा करती है और हमेशा की तरह नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ जाती है, लेकिन सास पहले से ही वहां मौजूद होती है। अरे राधा बेटा आज तू आराम कर ले, कुछ काम मत करना। क्यों मम्मी जी, तबीयत तो अब ठीक है मेरी। बस बेटा आज तू आराम करेगी, तू बहुत काम करती है हर रोज, जा अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले। अच्छा ठीक है मम्मी जी। राधा थोड़ा हैरान होती है लेकिन आज्ञाकारी बनकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में सब चुपके चुपके डेकोरेशन कर रहे होते हैं। दीवारों पर गुब्बारे, रिबन और हैप्पी बर्थडे राधा का बैनर लगाया जा रहा होता है। मुकुल बेटा जल्दी से वो गुलाबी गुब्बारे बंधवा दो, राधा को ये रंग बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, और केक भी लाने वाला है ना देवर आयुष? जी भाभी का फेवरेट केक चॉकलेट ट्रफल मैं खुद दुकान से लेकर आया हूँ। अरे वाह, आज तो हमारा घर सच में जगमग लग रहा है मेरी बहू को देखकर। आज वो बहुत खुश होगी। सबके चेहरे पर उत्साह और प्यार दिख रहा होता है, लेकिन सबने ये तय किया कि वे तब तक ऐसा दिखाएंगे जैसे किसी को राधा का बर्थडे याद ही नहीं है। राधा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो एक बैग से अपनी मम्मी पापा की फोटो निकालती है और उसे हाथ में लेकर देखने लगती है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। मम्मी पापा आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग तो हमेशा मेरे लिए केक लाया करते थे, मुझे झूला झुलाया करते थे। आप लोगों के जाने के बाद मेरा कोई जन्मदिन अच्छा नहीं गया। वहाँ मेरे मायके में तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, सब लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते थे, मैं बस एक कोने में बैठकर देखती रह जाती थी। उसके आंसू गिरने लगते हैं। वो फोटो को सीने से लगाकर रोने लगती है। मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मी पापा, काश आज आप लोग होते। उसी वक्त दरवाजे के बाहर सब लोग आ जाते हैं। सब पार्टी के कपड़ों में होते हैं, उनके हाथों में पटाखे और केक होता है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है और सब अंदर की तरफ झांकते हैं। राधा को ऐसे रोते देखकर सबके दिल भर आते हैं। सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख बेटा मुकुल कितनी तन्हा रही है ये अब तक, अब इसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। ससुर मुकुल के कंधे पर हाथ रख देते हैं। मुकुल सिर हिलाता है और इशारे से कहता है चलो।
अचानक दरवाजे पर जोरदार आवाज होती है, पटाखे फूटते हैं, रंगीन रिबन हवा में उड़ते हैं। राधा चौंक जाती है। वो मुड़कर देखती है, दरवाजे पर पूरा परिवार खड़ा होता है। सबके हाथों में गिफ्ट, केक और फूल होते हैं। सभी एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे राधा। राधा कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर उसकी आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो दौड़कर सास के गले लग जाती है। मम्मी जी, आज मुझे मत रोकिए। रोने से ये आंसू खुशी के हैं। मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने जितनी मेरी परवाह की है शायद मेरे माँ बाप ने भी इतनी न की हो। पहले तो मैं किसी भटकी हुई चिड़िया की तरह रहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने अपना असली घर पा लिया है। अरे बेटा मत कह ऐसा, हमें सब पता चल गया था। हमने देखा था कि तू अपने मायके में कितना दुख झेल रही थी। अब तू हमारी बेटी है, सिर्फ बहू नहीं। तेरे हर जन्मदिन पर घर ऐसे ही गूंजेगा जैसे आज। बेटा, जब तू इस घर में आई थी तब ये घर अधूरा था। अब तूने इस घर में रौनक भर दी है। हमारा भी तो एक बेटी कम थी, तूने उस कमी को पूरा कर दिया। आज तेरी मुस्कान ही हमारी खुशी है। राधा, अब कोई उदासी नहीं, आज सिर्फ हंसी, केक और खुशियां होंगी। तेरे लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। जेब से निकालकर एक छोटा सा पेंडेंट दिखाता है जिसमें लिखा होता है फैमिली फॉरएवर। अब ये हमेशा तेरे पास रहेगा। तू जहां भी जाए हम सब तेरे साथ हैं। और भाभी, मैं तो कहता हूँ आज आपको डांस भी करना पड़ेगा। इतनी तैयारियां की हैं हमने, अब बस आप पार्टी का मजा लीजिए। सब लोग हंसने लगते हैं। माहौल एकदम हल्का और खुशियों से भरा हो जाता है। हॉल में झिलमिल लाइटें जल रही होती हैं। दीवारों पर हैप्पी बर्थडे राधा चमक रहा होता है। टेबल पर बड़ा चॉकलेट ट्रफल केक रखा होता है। मोमबत्तियां जल रही होती हैं। सब लोग हैप्पी बर्थडे गाना गा रहे होते हैं। राधा हाथ जोड़कर सास ससुर से आशीर्वाद लेती है, फिर केक काटती है। सब लोग एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर राधा ये कहकर केक काटकर सबसे पहले सास और ससुर को खिलाती है, फिर मुकुल को। बेटा तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट कभी न मिटे। और हर साल तेरे जन्मदिन पर हम सब यूं ही इकट्ठा होकर हंसते रहे। मुकुल राधा के गाल पर हल्की सी मुस्कान के साथ केक लगाता है। राधा हंस पड़ती है। देवर आयुष ताली बजाता है। अरे वाह भाभी, आज तो पूरा घर महक गया। अब जल्दी से डांस करो ना। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ डांस कर पाऊंगी। तू नहीं करेगी तो मैं कर लूंगा तेरे लिए। म्यूजिक बजता है, सब लोग डांस करने लगते हैं। राधा भी धीरे धीरे शामिल हो जाती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।